इलीगल माइनिंग को तो तुम रोक नहीं पाए, तो तुमने इलीगल को ही लीगल बना दिया। और मैंने सुना है कि हाल ही में अडानी साहब ने पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट की इंडस्ट्री में काफी इन्वेस्टमेंट करी है और हिस्टोरिकली सीमेंट का सबसे अच्छा सोर्स अरावली के पहाड़ी रहे हैं। अब मैं यहाँ कोई एक्यूजेशन नहीं लगा रहा, बस एक इंटरेस्टिंग बात मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं। तो भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज, जो कि हिमालय से भी पुरानी है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी, आज उसी रेंज को लीगली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि उसको प्रोटेक्शन का नाम भी दिया गया है। आज बात करते हैं अरावली रेंज की। मोन्टोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी माउंटेन्स की स्टडी, अरावली के पहाड़ों का फॉर्मेशन 1.9 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। और ये वो टाइम है जब सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट कोलंबिया एग्जिस्ट करता था, बाकी के और कोई कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे, बिकॉज सब एक ही में समाये हुए थे। इन पहाड़ों का फॉर्मेशन तब हुआ था और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि 750 मिलियन ईयर्स अगो यहीं पर मलानी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और इसी इरप्शन ने इस रीजन के अंदर मल्टी सेलुलर लाइफ को जन्म दिया था। तो इससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि अरावली रेंज आखिर कितनी पुरानी है और आज के टाइम में इसकी सिग्निफिकेंस। ये 670 किलोमीटर लंबी रेंज मानसून के अंदर क्लाउड को शिमला और नैनीताल की तरफ भेजती है, जो कि सब हिमालयन रिवर्स की कई हिस्सों को पानी देने का काम करते हैं। और सर्दियों में यही पहाड़ सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकते हैं दिल्ली एनसीआर के रीजन में आने से। और यही पहाड़ गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को डेजर्टिफिकेशन से बचाते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल दिल्ली एनसीआर की तरफ आते हैं, ये पहाड़ उन्हें पहले ही रोक लेते हैं, जिससे ये स्टेट्स रेगिस्तान बनने से बच जाती हैं। और इस रेंज का इंपॉर्टेंस यही खत्म नहीं होता। यहाँ 20 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 300 से ज्यादा नेटिव प्लांट्स की स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, 120 से ज्यादा पंछियों की प्रजाति का घर है ये अरावली रेंज। और यही नहीं, दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है उसका काफी हिस्सा ये अरावली रेंज साफ करती है। एक्सपर्ट्स अरावली को लंग्स ऑफ दिल्ली भी कहते हैं। दीज रेंजेस आर नॉट रिप्लेसेबल। अगर हमने आज इन रेंजेस को नहीं बचाया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम झेल नहीं पाएंगे। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिसे ऐसा लगता है कि पहाड़ तोड़ दिए तो कितना ही बुरा हो जाएगा, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। वो जानने से पहले ये देखते हैं कि ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई। तो इस सारी फसाद की जड़ है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, जो कि एक डेफिनेशन है अरावली को डिफाइन करने के लिए। इस डेफिनेशन का सजेशन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। और हाँ, हमारे पास भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, जिसके मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र यादव हैं। तो मिनिस्ट्री चाहती थी कि अरावली की एक डेफिनेशन बने कि किस पहाड़ को अरावली माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने एक डेफिनेशन सबमिट करी, जो भी पेड़ 100 मीटर से ऊपर होगा सिर्फ उसको अरावली माना जाएगा। और अगर 200 मीटर से ऊपर के पहाड़ होंगे, उसके बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस होगा, तो उन 500 मीटर में जो छोटी पहाड़ियां आती हैं उनको भी अरावली माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, मजाक नहीं कर रहा। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम इसी स्टेटमेंट को, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने दी थी, रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि ये डेफिनेशन अरावली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस केस के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। तो अब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने ये डेफिनेशन इसलिए बनाई है ताकि हम अरावली को प्रोटेक्ट कर सके। इससे प्रोटेक्ट करना है इलीगल माइनिंग से। और इसके स्टेट्स भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो जिन भी स्टेट्स में अरावली रेंज है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों के पास अरावली की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं थी। तो इसीलिए हमने क्या करा, सबको एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दे दी, सबसे वाहियात वाली, जिससे अब इलीगल माइनिंग नहीं होगी। और इस डेफिनेशन में दिक्कत क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 90% से ज्यादा अरावली के जो पहाड़ है वो सीधे सीधे प्रोटेक्शन से बाहर हो जाते हैं। अरावली रेंज के अंदर लगभग 12,081 पहाड़ है, जिनमें से मात्र 1,048 हिल्स 100 मीटर से ऊपर की है। बाकी बची हुई 11,033 हिल्स 100 मीटर से नीचे आती हैं। और इससे 90% पहाड़ तो अरावली से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद इन पहाड़ों पे इलीगल माइनिंग भी रुक जाएगी, बिकॉज तुमने नाम ही चेंज कर दिया। क्योंकि फिर बाद में तुम ये कह सकते हो कि हमने बात करी थी अरावली को प्रोटेक्ट करने की, और देखो अरावली पे कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। और हाँ, क्योंकि भाई जहाँ पहले अरावली में इलीगल माइनिंग हो रही थी, वहाँ का तो तुमने नाम ही चेंज कर दिया। उन पहाड़ों को तो तुम अरावली में कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो वहाँ जो माइनिंग हो रही थी अब वो इलीगल नहीं रही। अब इतने आउटरीच के बाद सोशल मीडिया पे सरकार ने अपने कुछ पिल्ले छोड़ दिए हैं, जो कि सरकार की डेफिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं इनकी बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, अगर इनके ऊपर अलग से वीडियो बनानी हुई तो बाद में बना दूंगा। पर ये लोग एक चीज कह रहे हैं, सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि आज से पहले अरावली की कोई डेफिनेशन नहीं थी। इज दैट ट्रू? वेल, यस एंड नो। लेट मी एक्सप्लेन। वेल, हिस्टोरिकली तो जो माउंटेन रेंज है गुजरात से लेकर दिल्ली तक, उस पूरी रेंज को ही अरावली कंसिडर किया जाता था। पर फिर 2002 में
राजस्थान सरकार ने सोचा कि जो अरावली की इलीगल माइनिंग से हम अपनी जेब भर रहे हैं वो थोड़ी हल्की है, उसको भारी करना पड़े। तो 2002 में ही राजस्थान सरकार ने अरावली की एक डेफिनेशन सेट करी थी, बिल्कुल यही वाली, 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ होगा उसको अरावली कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इस फैसले से राजस्थान के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो सुन के तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बट मजे की बात यह है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि ये डेफिनेशन अरावली की प्रोटेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है। अलग अलग समय में 2002, 2005, 2018 सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में अरावली की माइनिंग पे बैन लगाया हुआ है। तो फिर अब सडनली 2025 में इसी डेफिनेशन को जो आपने पहले रिजेक्ट कर दिया था, उस डेफिनेशन को आपने अब क्यों एक्सेप्ट किया? अब इतने आउटरीच के बाद एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अपने पक्ष की बात आगे रखते हैं और कहते हैं कि सेंटर पूरी अरावली को प्रोटेक्ट करेगी। जो 90% पहाड़ अरावली के अंदर नहीं भी आएंगे उनके ऊपर भी माइनिंग नहीं करने दी जाएगी, उन्हें भी आज के टाइम में ग्रीन जोन डिक्लेयर किया हुआ है। और ये बात सही है, सरकार ने आज के टाइम में अरावली को ग्रीन जोन डिक्लेयर किया हुआ है। पर अगर आप आज उन पहाड़ों को ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दोगे तो अब आपकी सरकार तो हमेशा रहेगी नहीं। कल को कोई और सरकार आती है, वो यहाँ पर इजिली माइनिंग शुरू करवा सकती है। बस बचे हुए 90% अरावली के पहाड़ों को ग्रीन जोन से तो हटाना है और फिर उन पे माइनिंग शुरू। पर अगर ये हिल्स अरावली होती तो किसी भी सरकार के पास पावर होती ही नहीं यहाँ पर माइनिंग टेंडर्स इशू करने की। अगर आपको अरावली को प्रोटेक्ट ही करना था तो 90% पहाड़ों को अरावली से क्यों हटाया? अगर प्रोटेक्शन की बात थी तो सिंपल डेफिनेशन बना देते कि 10 मीटर से ऊपर जो भी पहाड़ हैं वो अरावली हैं, या फिर पहले की तरह गुजरात से जो माउंटेन रेंज चलती है दिल्ली की तरफ, वो सारी की सारी रेंज अरावली है। अब माइन करके दिखाओ। ये डेफिनेशन आपने क्यों नहीं रखी? वो जो मैंने अडानी की बात करी थी, कहीं आपके ही मन में तो खोट नहीं? क्या पता ये बात कभी प्रोटेक्शन की थी नहीं, ये तो आपके मन में खोट था, क्योंकि सिर्फ आपके कह देने से कि सेंटर अरावली को प्रोटेक्ट करेगी मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपकी सरकार राजस्थान में है, सेंटर में है, राजस्थान की अरावली को तो आप प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। अकेले राजस्थान के अंदर 27,000 से ज्यादा इलीगल माइनिंग के केसेस दर्ज हैं, जिनमें से मात्र 11% 3200 केसेस पे ही FIR दर्ज करी गई है। तो अब इसका गणित तुम लोग लगा ही सकते हो कि कितने को एक्चुअली में पकड़ा होगा। माइनिंग तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि कोई आदमी भाई छुप छुपा के कर रहा है, खुले आसमान के नीचे होती है, डायनामाइट लगा के पत्थर तोड़े जाते हैं, वहां तो तुम पकड़ नहीं पाओ। आज 2025 तक 8% अरावली को नष्ट किया जा चुका है। सिर्फ राजस्थान के अंदर ही 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं पिछले मात्र 50 सालों में। और याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर ही वो 100 मीटर वाला रूल है। बाकी सारे राज्यों में से राजस्थान के अंदर ही सबसे ज्यादा पहाड़ गायब किए गए हैं अरावली से। और सिर्फ पिछले 20 सालों में 35% रेंज को इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ा है और 32% फॉरेस्ट एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से जो उन्होंने 2017 में रिलीज करी थी, उनके मुताबिक 2011 से 2017 के बीच 98.87 लाख मेट्रिक टन्स पत्थरों को माइन करके निकाल लिया गया है इलीगली। अब ये तो ऑफिशियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स तो इससे कई गुना होंगे। और ये किसने किया? लैंड माइनर्स के कई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट वर्क करते हैं इन एरियाज में। इनके पास वायलेंस भी है और पॉलिटिकल बैकिंग भी, और इसीलिए ना ही सरकार ना ही कोर्ट इनका कुछ बिगाड़ पाती है। खैर, राजस्थान के जो 31 हिल्स को तोड़ा गया है उस पे सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसमें राजस्थान की राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 5,000 करोड़ की लॉयल्टी रिसीव करी थी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट से। नेताओं को एनवायरमेंट की कुछ नहीं पड़ी है, उन्हें बस अपनी जेब भरने से मतलब है। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो 2059 तक 22% अरावली रेंज नष्ट हो जाएगी, जो आज के टाइम में 8% हो चुकी है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेजर्टिफिकेशन ऑफ दिल्ली एनसीआर एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। थार डेजर्ट से जो डस्ट पार्टिकल्स दिल्ली एनसीआर की तरफ आते हैं, अरावली रेंज उन्हें पहले ही रोक देती है। अगर ये रेंज ना हो तो डस्ट पार्टिकल दिल्ली एनसीआर तक पहुंच के उपजाऊ जमीन के अंदर से मॉइस्चर सोख के उसे बंजर बना देंगे। चारों तरफ रेत की हवाएं चलेंगी, ना घास ना पेड़ पौधे उग पाएंगे, और गर्मियों के अंदर जो लू चलती है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के इलाकों में वैसे ही ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, और अगर अरावली नष्ट हो गई तो पानी की कमी और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। अरावली की चट्टानों में बहुत सारे क्रैक्स होते हैं जो कि एक पाइप की तरह काम करते हैं, बारिश के पानी को ग्राउंड तक पहुंचाने में और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। मानो अगर आज अरावली खत्म हो जाती है तो सिर्फ अगले 10 सालों में दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और चलो एक बार को हम इंसानों की तकलीफ तो समझ जाएं, मगर वाइल्ड लाइफ का क्या होगा? गुड़गांव, फरीदाबाद की जो अरावली रेंज है उसके अंदर 85% हिस्से में इंडियन लेपर्ड्स रहते हैं, खास तौर से लो लाइंग हिल्स के अंदर, जो कि 100 मीटर से कम की होती हैं और अनप्रोटेक्टेड हैं। अगर इन्हें तोड़
दिया गया तो लेपर्ड्स कहाँ जाएंगे। जैसे ही मेल लेपर्ड्स बड़े होते हैं वो अपने झुंड से अलग हो जाते हैं मेटिंग करने के लिए और अपना इलाका ढूंढने के लिए, शिकार करने के लिए। अगर ये पहाड़ खत्म हो गए और वो लेपर्ड एक छोटी सी जगह में रह गए तो उन्हें इनब्रीडिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा इंडियन लेपर्ड्स के लिए। इनब्रीडिंग की प्रोसेस धीरे धीरे डीएनए को खत्म कर देती है और बच्चे पैदा करने की काबिलियत को भी, और उसका रिजल्ट होगा कि फ्यूचर में ना ही सिर्फ लेपर्ड्स बल्कि इस तरह के कई जीव जो कि अरावली रेंज के अंदर रहते थे वो विलुप्त हो जाएंगे। अगर हम उनके रहने की जगह ही खत्म कर देंगे तो वो खाना ढूंढने के लिए धीरे धीरे पॉपुलेटेड एरियाज की तरफ आएंगे और ये इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होगा। और एक इंटरेस्टिंग केस और है, हरियाणा सरकार ने तय किया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाएंगे गुरुग्राम के आसपास, जो कि 10,000 एकड़ में बनेगा। और इस प्रोजेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था ये कह के इसमें इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं। तो ये इकोलॉजिकल कंसर्न्स इस बार कहाँ गए? सरकार कह रही है कि अरावली प्रोटेक्टेड है, पर असली प्रोटेक्शन का मतलब तो वो होता कोई भी सरकार आए, कोई भी पॉलिसी आए, अरावली तब भी प्रोटेक्टेड रहे, वहाँ पर किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल ना हो। पर इस केस में ऐसा नहीं है। आज भले ही माइनिंग बंद है, ग्रीन जोन है, बट कल परसों माइनिंग का रास्ता तो खुल ही चुका है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। जब तुमने 90% अरावली को अरावली की डेफिनेशन से ही निकाल दिया है तो अब धीरे धीरे क्या होगा, उन पहाड़ों को बचाने की जिम्मेदारी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये एनवायरनमेंट का केस नहीं है बल्कि ये तो नियत का केस है।